हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों ने कल देखा कि हम लोगों ने ज्योमेट्री में सर्कल का बहुत ही कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसका थ्योरी वीडियो पढ़ा और कुछ पॉइंट जो हमारा बच गया था वह आज की आपके थ्योरी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी क्योंकि आपके कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं। हालांकि और भी पॉइंट है ना, और भी पॉइंट है, लेकिन आपको कुछ और पॉइंट आज मैं बता दे रहा हूँ। और यदि आपको कल की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो भी आपको एकदम ही समझ में आएगा। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, आप पहले जाकर कल की वीडियो देखेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मैं आई बटन पर, है ना, या तो मैं आई बटन पर यहाँ पर आपको दे दूँगा, आप यहाँ पर टच कर कर देख लीजिएगा, या फिर आप क्या कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें आपका उस वीडियो का लिंक है, आप पहले उस वीडियो को देखिए। यदि आप वह वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यह वीडियो मन नहीं लगेगा पढ़ने में और आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देख लिया होगा, और जब आपने वह वीडियो देख लिया है तो बिना देरी किए हुए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग, यानी कि आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने कल आपको जो कुछ पॉइंट बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था यह हमारा होता है एक, यानी कि सर्कल, और सर्कल पर यदि हम एक ऐसे जीवा ड्रॉ करें, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। ये सब बातें मैंने आपको कल बता दिया था। इस जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड पर बना कोण आपस में हमारा बराबर होता है, और यह कोण आप चाहे कहीं पर भी बनाइए, यह कोण तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ऊपर का ही नहीं, यदि आप ऐसे नीचे में भी बनाएंगे तो आपको ये सब कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब ये बातें मैंने आपको कल बता दिया था, और मैंने कल आपको यह भी बता दिया था स्टूडेंट कि यहाँ पर जो आपका एक वृत्त है ना, जब हमारा वृत्त है तो वृत्त पर हमारा एक केंद्र होगा ही होगा। और यदि मैं इस पर एक ऐसे जीवा ड्रॉ करूँ और यदि मैं इसके केंद्र से जीवा पर एक ऐसे लंब डालूँ तो यह हमारा 90 डिग्री का आता है, और यह इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है ना। ये बातें मैंने कल आपसे कर ली थी, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। और देखिए, और क्या मैंने बताया था, यदि हमारा यह एक है और इसमें यदि एक ऐसे चतुर्भुज है, यानी कि इसके चार बिंदुओं को मिला देने पर, है ना, किसी भी वृत्त के चार बिंदुओं को आपस में मिला देने पर जो हमारा एक चतुर्भुज बनता है उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी एक कोण को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये वाला जो हमारा कोण होगा यह अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी कि यह भी हमारा 180 डिग्री होगा। ये सब बातें मैंने आपको कल पढ़ा दिया था स्टूडेंट, है ना। और लगे हाथ तो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, उसको भी देख लीजिए। यह आपका एक वृत्त है, और जब वृत्त है तो मैंने आपको बताया था यह आपका हो जाएगा, भाई हट जा, यह आपका हो जाएगा एक जीवा, और यहाँ पर आपका एक है क्या, केंद्र। तो यहाँ से इस पर केंद्र पर बना, और यहाँ से आप यहाँ पर एक ऐसे कोण बनाइए। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी कि यदि यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर जो बनेगा वह हमारा 2 थीटा बनेगा, यानी कि इस कोण का 2 गुना बनेगा। ये सब बातें मैंने आपको कल बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आ जाइए, अब मैं आपसे कुछ और बातें क्लियर कर लेना चाह रहा हूँ। यानी कि आपको जब आप लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक वृत्त बना लेना होगा, है ना। अब यह आपका यह बन चुका है वृत्त। तो जब आपका यह वृत्त बन चुका है तो वृत्त है तो इसमें हमारा एक केंद्रक भी होगा स्टूडेंट, है ना। जब वृत्त है तो भाई केंद्रक तो होगा ही होगा। अब यह केंद्रक, यदि मान लीजिए मैं इसके 2 जीवा ड्रॉ करूं, एक जीवा आपका यह है और एक जीवा आपका यह है। इसका मैं नाम दे रहा हूं AB, इसका मैं नाम दे दूं CD, है ना। यानी कि जब भी 2 जीवा केंद्र से दोनों तरफ, यानी कि एक इस तरफ एक पलटी साइड, है ना, यानी कि एक इस तरफ एक उस तरफ जो होंगे, यदि 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 यहाँ पर देखिए, यदि इन दोनों जीवाओं की लंबाई समान होगी, ध्यान से सुनिएगा, यदि इन दोनों जीवाओं की लंबाई हमारी समान होगी
तब ये हमारे केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे। यदि यह हमारा 4 सेंटीमीटर पर होगा तो यह भी हमारा 4 सेंटीमीटर पर होगा। कब? जब इन दोनों की लंबाई हमारी समान होगी। आप कहेंगे कि साहब इसको याद रखने से क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है ना। हो सकता है आपको एक ऐसा वृत्त बना दे, है ना, आपको एक ऐसा वृत्त बना दे और बता दे इन दोनों जीवाओं की जो दूरी है, यानी कि इन दोनों की जो जीवाएँ हैं, इन दोनों आपका जो जीवाएँ बराबर हैं, यानी कि दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। और यहाँ पर एक केंद्र है, केंद्र से फर्स्ट जीवा, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो कह देगा केंद्र से पहली जीवा की लंबाई, केंद्र से पहली जीवा तक की दूरी 2 मीटर है, तो केंद्र से दूसरी जीवा की तक की दूरी आपकी क्या होगी? तो यदि आपको यह पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, यानी कि यदि केंद्र से, है ना, यदि केंद्र से 2 जीवाएँ बराबर दूरी पर हैं, यदि केंद्र से 2 जीवाएँ बराबर दूरी पर हैं तो दोनों की लंबाई भी तो बराबर होगी। मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था, क्या? जब अगले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि यानी यह आपका वृत्त है और वृत्त से यह आपका केंद्र है, केंद्र बीच में होता है, ए वाला केंद्र है ना, ए वाला केंद्र है आपका। मैंने आपको बताया था कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से जितना दूर होगा उतना ही छोटा होगा। बताया था कि नहीं स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से जितना दूर होगा उतना ही छोटा होगा और जो जितना नज़दीक होगा उतना ही बड़ा होगा। अब जब आप देखेंगे दोनों बराबर दूरी पर हैं तो बराबर आकार के होंगे, है ना। आपको यह बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि वृत्त के केंद्र से दोनों तरफ यदि हम 2 जीवाएँ खींचेंगे, है ना, वृत्त के केंद्र के दोनों तरफ हम 2 जीवाएँ खींचेंगे, यदि उन दोनों जीवाओं की, है ना, यदि उन दोनों जीवाओं की हमारी लंबाई समान है तो दोनों के केंद्र से दूरी समान होगी। और हो सकता है आपको दे दे कि 2 आपकी जीवाएँ हैं जो दोनों केंद्रों से 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यदि पहली जीवा की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो दूसरे जीवा की लंबाई क्या होगी? यानी कि कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यदि आपको पता होगा तभी आप कहेंगे क्या? तो आप यहाँ पर कह सकते हैं साहब AB बराबर CD, है ना, यानी कि AB बराबर CD की। तो चलिए, आपको यह बातें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, यह बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, कुछ कंडीशन हमारे और हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या? देख लेते हैं। यानी कि आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जब 2 जीवाएँ, है ना, सॉरी 2 जीवाएँ नहीं, जब 2 वृत्त अंतः स्पर्श करेंगे तो उनसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। यानी कि आपका एक वृत्त यह हो गया और दूसरा वृत्त आपका ए हो गया। अब देखिए 2 वृत्त हैं आपके, हट जा भाई, है ना। अब आप देख रहे हैं आपके 2 वृत्त हैं और दोनों जो वृत्त हैं वो देख रहे हैं एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया था, जो इन बिंदुओं को, रेखाओं को चूमते हुए चला जाए उसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्टूडेंट, है ना, बताया था कि नहीं बताया था? आप ही बता दीजिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, तो 1 सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं तो आ जाइए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था स्टूडेंट, यानी कि आपका एक वृत्त यह है और दूसरे वृत्त को मैं दूसरे रंग से ड्रा करूँ, यानी कि दूसरा वृत्त हमारा यहाँ पर है ना। जब ये एक दूसरे को, है ना, जब ये एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे तब यदि आपसे पूछ लिया जाए, जब ये एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे तब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। तो आप देखेंगे आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे खींचा जाएगा। अब इसके अलावा आप कहेंगे कि साहब आप ऐसे भी तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हाँ, खींच सकते हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी स्पर्श रेखा है, मैं यहाँ पर इसको नाम यदि दे दूँ, यदि मैं इसको 2 नाम दूं और इसको 1 नाम दूं, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका पहला स्पर्श रेखा है वह दोनों बिंदुओं को, यानी कि दोनों वृत्तों को टच किया है, और जो आपका दूसरा है वह सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले वृत्त को टच किया, दूसरे वाले वृत्त को टच नहीं किया। तो यह जो हमारा होगा उभयनिष्ठ नहीं होगा।
उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों वृत्तों को टच करता हुआ जाए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि साहब क्या हमारा ऐसा नहीं हो सकता है क्या, कैसा? तो यहाँ पर देखिए, यानी कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि साहब हमारा ऐसा नहीं हो सकता है क्या। तो देखिए यह हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखेंगे यह दूसरे वृत्त को तो टच कर रहा है लेकिन पहले वृत्त को टच नहीं कर रहा है। पहले वृत्त को यह हमारा छेदते हुए जा रहा है। हाँ, अब एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, यानी कि जब आपका कोई एक ऐसे वृत्त हो, यदि आप इसको ऐसे चूमते हुए जाएगा तो यह हमारा स्पर्श रेखा कहा जाएगा। यदि यह इसको ऐसे क्रॉस कर कर निकल जाएगा तो यह हमारा छेदक रेखा कहा जाएगा। जो छेद कर जाएगा छेदक रेखा, जो स्पर्श कर कर जाएगा स्पर्श रेखा। नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए, है ना। अब जो आपका यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ, आजा भाई, यानी कि जो आपका जो तीसरा है स्टूडेंट, तीसरा आपका दूसरे वाले वृत्त के लिए तो स्पर्श है लेकिन पहले वाले और बड़े वाले वृत्त के लिए यह छेदक रेखा है। तो यह हमारा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जब दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने होंगे, तो आप बताइएगा कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही होगा। एक ही स्पर्श रेखा ऐसा होगा जो दोनों वृत्तों को टच करेगा। और उसके अलावा आप कितना हो कोशिश कर लीजिए, अब आप फिर से कोई और यानी कि दूसरा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते स्टूडेंट, है ना। अब यह आपसे हो गया तो हो सकता है आपका ऐसा भी पूछ लिया जाए, यानी कि पूछने को तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि दो वृत्त आपके बाह्य स्पर्श कर रहे हों, यहाँ पर देखिए, यानी कि दो वृत्त आपसे बाहर स्पर्श कर रहे हों, चलिए मैं स्पर्श करा दूं, आ जाइए। अब देखिए दो वृत्त आपके बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। अब आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है कि इतने किसमें स्पर्श रेखा होंगे, यानी कि अब इनमें आप कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दोनों वृत्तों को टच करता हुआ जाए। तो आप कहेंगे कि साहब एक तो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर मिस्टेक, ऐसे आ जा भाई, अच्छे से बन जा। चलिए अब देखिए यह भी हमारा दोनों को छूते हुए चला गया और आप इसको भी बनाएंगे, आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये ससुरा बन का ही नहीं रहा है जी। तो आ जाइए, बन गया। देखिए अब दो तो हमारे हो गए, यानी कि आप एक ऐसे खींचेंगे दोनों को टच किया, एक ऐसे खींचेंगे दोनों को टच किया। आप एक तरीका और लगा सकते हैं, यदि आप इन दोनों के ऐसे बीच में से एक रेखा ड्रॉ करेंगे, या भी आप देखेंगे कि दोनों वृत्तों को टच कर रहा है। अब आप इन तीन के अलावा, है ना, यानी कि आप क्या करेंगे, आप इसको मान लीजिएगा 1, इसको मानिएगा 2, इसको 1, इसको 2, इसको 3, है ना, इसको आप 3 मानिएगा। अब इन तीन के अलावा कोई भी आपका ऐसा रेखा नहीं होगा जो इन वृत्तों को, दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। हालांकि यदि आप ऐसे खींचेंगे तो आपको इसको स्पर्श किया, ऐसे खींचेंगे इसको स्पर्श किया। अब उभयनिष्ठ का मतलब होगा जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों को छूते हुए जाए, यानी कि दोनों वृत्तों को चूमते हुए निकल जाए, है ना, उसको हम लोग कहेंगे। तो इसमें हमारा होता है 3। आपको यह भी याद रखना होगा, यानी कि दो वृत्त जब बाह्य स्पर्श करेंगे, जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करेंगे तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि उभयनिष्ठ टैंजेंट 3 होगा, और जब अंतः स्पर्श करेंगे तब 1 होगा। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है, यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक दूसरे को, मान लीजिए एक वृत्त क्या है, एक वृत्त आपका ऐसे बना जाएगा, है ना। अब देखिए यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को कट करेंगे तब आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो जाना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे, आप एक का स्पर्श रेखा आपका ऐसे बनेगा, है ना, और एक आपका ऐसे बनेगा, यानी कि अब इन दोनों को अलावा और कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते कि जो इन दोनों को टच करे। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आपका ऐसा 2 ही स्पर्श रेखा होगा जो दोनों बिंदुओं के लिए उभयनिष्ठ का काम करेगा स्टूडेंट, है ना। ये देखिए ये सब आपकी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हो सकता है आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए, है ना, इतनी बातें सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो, यानी कि किसी को स्पर्श ना करें, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि अब एक किस यानी कि इसमें कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि साहब एक आपका ऐसे स्पर्श रेखा जाएगा, जब वो ऐसे गया तो आपका एक ऐसे भी जाएगा, है ना, ऐसे भी एक स्पर्श रेखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, ऐसे भी एक स्पर्श रेखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि साहब वैसे वैसे तो चला गया, तो क्या हमारा ऐसे नहीं जाएगा क्या? एक सेकेंड, यानी कि आपका एक स्पर्श रेखा ऐसे भी जा सकता है। देखिए दोनों को स्पर्श करता हुआ निकल गया ना। अब जब ऐसे ऐसे हो गया तो आपका ऐसे भी तो जा सकता है। ऐसे जाने में क्या प्रॉब्लम है भाई, बताइए? ऐसे जाने में क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए इतने कितने स्पर्श रेखा हो गए। तो आप कहेंगे कि साहब यहाँ पर देखिए यह आपका हो गया 1 2 3, है ना, ये आपका हो गया 4। यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तब उसमें 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि 4 टाइनजेंट आपके खींचे जा सकते हैं। देखिए ये सब आपके 4-4 नंबर के थ्योरी प्रश्न हैं, यानी कि यदि आप इसको न्यूमेरिकल समझ रहे हैं तो आप गड़बड़ समझ रहे हैं। ये सब आपके थ्योरी के यानी कि थ्योरी में आपके पूछे जा सकते हैं, जो आपका सिर्फ आप देखेंगे टिक मार देंगे, इतने में आपको 4 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा बातें अच्छे से पढ़कर जाना होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको यह थ्योरी वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और कल का भी थ्योरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक कंडीशन और बचा है वह भी बता दूं, यानी कि जब दो वृत्त यानी कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो और वे एक दूसरे को स्पर्श ना कर रहे हों, तो आ जाइए अब इसमें से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो आप कहेंगे कि साहब आप इसमें देख रहे हैं कि यदि आप यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो मैं इसको ब्लैक कर दूँ, आई थिंक आपको तब क्लियर दिखेगा। यानी कि मैं यदि यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूंगा तो या पहले वाले वृत्त को टच किया, दूसरे को टच नहीं किया, यानी कि आप कहूँ से भी खींचिए आपको दूसरा वाला टच नहीं करेगा। और यदि आप दूसरे वाले को टच कराएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर अब तो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, यानी कि दूसरे वाले को तो स्पर्श किया, दूसरे के लिए स्पर्श रेखा है, लेकिन पहले वाले को तो ऐसा सूरज छेदता हुआ चला गया है, तो पहले वाले के लिए यह छेदक रेखा हो जाएगा। यानी कि इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमारे कितने होंगे, तो इसमें हमारे 0 होंगे। मैंने आपको 3-4 कंडीशन बताया, आपको तीनों चारों कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से याद रखने होंगे स्टूडेंट, है ना। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देख लेता हूँ कि हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो आ जाइए, भागिएगा नहीं आप, है ना, भागिएगा नहीं। देखिए आपको ज्योमेट्री में यानी कि कितना आसान मैं बना देता हूँ ज्योमेट्री। अब देखिए जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो भी सर्कल, तो आपको एक वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा भाई, है ना भाई। ज्योमेट्री है वो भी सर्कल है, तो बार बार आपको वृत्त बनाना ही पड़ेगा। तो यानी कि मैं इस वृत्त को पहले थोड़ा सा बड़ा वाला बनाऊँ, है ना, बड़ा वाला वृत्त आज बनेगा। अब बड़ा वाला वृत्त बनेगा तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर भी होंगी। तो आ जाइए, इतना बड़ा सही है ना, बड़ा वाला वृत्त मैंने बना लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक रेखा ड्रा करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आ जा भाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा AB, है ना। तो मैंने एक जीवा AB खींच दिया। तो यहाँ पर एक हमारा भाई केंद्र भी होगा। केंद्र कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बीच कहाँ है भाई हमारा, यही तो है। तो चलिए बीच वाला कोई भी मान लीजिए, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है बीच वाला क्या होना चाहिए, यानी कि आप यही को इसको केंद्र मान लीजिए। अब यह केंद्र है तो यहाँ से आप इसको मिलाइए और B पॉइंट से आप इसको मिलाइए, है ना, यहाँ पर B पॉइंट पर मिला है ये। चलिए अब यहाँ पर एक कराएंगे और आप क्या करते हैं, यानी कि एक ऐसे रेखा जाएगा और यहाँ से भी आपका B पॉइंट पर लौट कर आएगा। भैया B पर ही आ जाओ यार, काहे के भाग। देखिए ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा, ये वाला रेखा टेढ़ा नहीं हो गया है, लग रहा है जैसे इसको पोलियो मार दिया है ना। तो चलिए मैं इसको अच्छे से बना लूँ। भाई पोलियो क्यों मार आ रहा है ना, ये हमसे टेढ़ा हो जा रहा है स्टूडेंट, लगता है कि पोलियो मार दिया है इस रेखा को। तो पोलियो ना मराइए स्टूडेंट, भाई पोलियो क्यों मरा रहे हो, लिख नहीं रहे हो कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो चलिए यानी कि पोलियो वाला रेखा ही रहेगा, है ना।
यानी कि इसको पोलियो मारा है, आप ऐसे ही समझिए, अन्यथा हम बनाते बनाते हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन सीधा राइन हमसे ड्रॉ नहीं होगा, है ना। तो आ जाइए, मैंने आपको एक बातें बताया था कि एक ही वृत्तखंड में, है ना, यानी कि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बताया था स्टूडेंट। यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ डी पॉइंट, है ना। तो यदि हमारा यहाँ पर थीटा बनेगा तो यहाँ पर जो बनेगा तो हमारा 2 थीटा बनेगा स्टूडेंट। अब हो सकता है ये बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आपसे सिर्फ यहाँ पर डी वाला वैल्यू दे दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्या करेगा, डी वाला वैल्यू दे देगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर, और अब आपसे पूछेगा क्या, तो यहाँ पर मैं इसको पेन का यूज़ कर लूँ, यानी कि आपसे यहाँ पर एक ऐसे रेखा सी पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। भाई मिल जाए यार, भाई मुझसे जो रेखा ड्रा हो रहा है उसमें सभी को पोलियो मार दे रहा है ना, उसमें उसको पोलियो मार दे रहा है ना स्टूडेंट, है ना, यानी कि उसमें उसको पोलियो मार दे रहा है। तो आप लोग पोलियो वाले बात को ना ध्यान दीजिए, यानी कि ए वाला सी पॉइंट यहाँ पर है। अब आपसे जानते हो क्या पूछेगा, तो आपसे यही वाला एंगल पूछेगा कि यह एंगल हमारा बता दीजिए कितना होगा। तो अब आपका दिमाग का ही काम नहीं करेगा कि ये वाला एंगल हम निकाले कैसे, है ना, दिमाग काम करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यानी कि जब भी आपसे एंगल क्या पूछेगा, ए सी बी पूछेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपका फार्मूला होता है स्टूडेंट 180 माइनस एंगल ए, इसको आप ओ मान लीजिए, तो ए ओ बी, है ना, एंगल ए ओ बी का आधा यानी कि बाई 2। अब यह आपका होता है फार्मूला। अब पहले तो आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, और यह फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपका पूछा जाएगा तो आपका दिमाग चकाचौंध यानी कि गड़बड़ा जाएगा। अब जानते हो आपसे क्या करेगा, यानी कि आपको यहाँ पर ए वैल्यू हटा देगा, है ना। अब देखिए मैं आपको प्रश्न ही दे रहा हूँ, इसी में आपको प्रश्न को भी आसानी से समझा दे रहा हूँ। हट जा भाई, तो आ जाइए, हरे पेन का यूज़ करूँ, इस रेखा को ड्रा करूँ, अरे यार चलिए इस रेखा को ड्रा कर दूँ, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर दूँ। अब आपसे जानते हो क्या करेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल डी दे देगा। तो मान लीजिए एंगल डी का मान आपका दिया हुआ है कितना, तो 70। एंगल डी का मान आपका दिया हुआ है 70। आपसे ए वाला वैल्यू पूछ लेगा कि ए वाला वैल्यू आपका कितना होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात मैंने बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का 2 गुना होता है। यदि ए वाला हमारा 70 डिग्री है तो हमारा 70 दूना 140, यानी कि ए वाला एंगल 140 डिग्री हो जाने वाला है ना। अब मैंने आपको बताया कि एंगल ए सी बी कैसे निकालेंगे। तो एंगल ए सी बी यानी कि ए सी बी, ए वाला एंगल पूछ रहा है, तो ए एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया 180 माइनस का एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी कहाँ पर है, तो ए ओ बी मैंने बताया जो बीच में रहेगा वही हमारा एंगल रहेगा, है ना। तो एंगल बीच में ओ है, तो ओ का डिग्री कितना है, ओ हमारा है 140, यानी कि 180 करेंगे माइनस का आपका हो जाएगा 140 बटा में 2, यानी कि उसका बटे में 2 भी करना होगा। अब 140 बटे में 2 करेंगे आपका हो जाएगा 70, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 70। अब देखिए इसका आपका हो गया, यानी कि 180 में से 70 घटाइए तो कितना आ रहा है, 180 में से 70 जाएगा आपका आ जाएगा 110, यानी कि ए वाला वैल्यू आपका आ चुका है 110 स्टूडेंट, है ना। अब देखिए आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि इसको निकालते कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको लगे हाथों एक बात और क्लियर कर दूं। यदि अब मान लीजिए मैं इसको इरेज कर दूं, है ना, मैं इसको इरेज कर दूं और इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर दूं। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैं आपको बता दिया हूं, सिर्फ उसी को याद दिलाऊंगा, है ना। तो आजा, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, तू भी हट जा यार। तो चलिए अब मैंने हटा दिया। अब देखिए यह हमारा क्या बन रहा है, कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट, या कुछ दिमाग काम कर रहा है या नहीं। मैंने आपको बताया था वृत्त के परिधि पर 4 बिंदुओं को मिलाने पर
चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो देखिए एक बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिलाए, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, है ना। हम 4 बिंदुओं को मिला रहे हैं तो यह हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। बन रहा है या नहीं? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बन रहा है। मैंने आपको यह भी बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज एकदम ऐसे ऐसे सोझे सोझे आपको नहीं देगा, वह टेढ़ा मेढ़ा भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा ही दिया है। अब एक बात मैंने आपको और बताया था, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए आमने का कोण है 70, सामने का कोण है 110, जोड़ने पर आ गया ना 180, यानी कि यह प्रमेय भी हमारा राइट है। और जो हमारा यह फार्मूला था या जो हमारा सूत्र था, यह भी हमारा सूत्र राइट आंसर है निकालने का। तो आप लोग सूत्र को भी नोट कर लीजिए, बेसिक को भी नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि आप इसको समझ कर सॉल्व करेंगे तब आपको आसानी में समझ में आएगा। यदि मैं आपको डायरेक्ट यह सूत्र बताकर रटवा दिया जाता ना, तो आपको अभी तो रट लेते, कल ही भूलते। लेकिन यदि आप समझ कर सॉल्व करेंगे आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा स्टूडेंट, है ना, बहुत दिनों तक याद रहेगा। और इसे कहते हैं थ्योरी, इसे कहते हैं थ्योरी। अब वो थ्योरी नहीं है कि जो मैं बुक से उठा कर लेकर आऊँ वही आपको बता दूँ 2 दूना 4, लिखिए 2 दूना 4 हो गया, है ना, उसको थ्योरी नहीं बोलते। अब 2 + 2 आपका 4 आया तो कैसे आया, यदि मैं वह आपको बताऊँ तब आपको यानी कि कॉन्सेप्ट तब आपका क्लियर होगा, है ना। आई थिंक्स आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। और यदि आपको ऐसे ही थ्योरी आपको चाहिए स्टूडेंट, आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। एक बार यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बीत जाए, यानी कि 10 दिन है, तो उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दिया जा रहा है। जैसे ही उन लोगों का एग्ज़ाम बीतेगा उसके बाद मैथ के आपके जितने भी चैप्टर हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि जो आपका चैप्टर सिर्फ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का है उसी चैप्टर का आपको थ्योरी वीडियो मिलेगा और उसी का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको यानी कि कोई भी हो, जैसे आपके सिलेबस में पार्टनरशिप नहीं है, है ना, और डेमिकल यानी कि फ्रैक्शन वाला कोई ज़्यादा आगे नहीं है, यानी कि बहुत चीज़ें हैं, प्रायिकता नहीं है, ये सब का थ्योरी वीडियो और इसी तरह से थ्योरी वीडियो मिलेगा। यानी कि आप छोटे लेवल से बड़े लेवल के सारे मैथ के प्रश्न का थ्योरी वीडियो मिलेगा। अब जैसे साझेदारी आपके चैप्टर में नहीं है, साझेदारी का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, है ना, दबाकर लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए। लाइक वाले बटन को फोड़ दीजिए, है ना, यानी कि लाइक वाले बटन पर चढ़ बैठिए और पूरे लाइक कंप्लीट कराइए स्टूडेंट। और शेयर रुकना नहीं चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सारे स्टूडेंट आ जाएं। अब देखिए जब हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो भैया सर्कल पढ़ रहे हैं तो मतलब एक सर्कल यानी कि एक वृत्त हमको बनाना ही पड़ेगा। अब यह हमारा होता है केंद्र। यदि इसी के केंद्र से एक रेखा ड्रा करूं तो यह भी हमारा क्या होता है, यह हमारा होता है जीवा। लेकिन जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। भाई व्यास भी तो हमारा एक जीवा ही है, बट वह वृत्त के केंद्र से होकर चला गया, इसीलिए उसको हम लोगों ने व्यास नाम दे दिया। और जो व्यास होता है वह भी एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन वह सबसे बड़ी जीवा है, इसीलिए उसको व्यास बोलते हैं, वह केंद्र से होकर गया है। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और आप यह जानते भी होंगे कि जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। आप लोगों ने कैसे रटा होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। रटा है या नहीं कमेंट में बताइए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तब यदि यह जीवा है तो इसको अर्धवृत्त बनाएगा, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब यहाँ से यहाँ पर बना कोण जो आपका, एक सेकंड टेढ़ा हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, यदि मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, तो यह हमारा 90 डिग्री होगा। यदि यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर यह हमारा डी मानूँ, यह भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो अब आप कहेंगे कि क्या सर ऊपर वाला ही 90 डिग्री होगा क्या, तो ना 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 ना, है ना, आप नीचे भी आ सकते हैं, यानी कि नीचे भी आपका ये जो कोण बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर ही नहीं,
आप इस परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाइए, आप यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे ना तो यह भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा, लेकिन यह जो बनेगा आपका अर्धवृत्त में बना होना चाहिए। अब देखिए, आपसे एग्जाम में जानते हो आपको घुमाने के लिए कैसे बोल देगा, आपसे बोल देगा कि जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होगा। आपसे पूछेगा कि जीवा द्वारा, यह तो आपका जीवा ही है ना, इसको ना भूलिए, यह आपका जीवा है। अब आपसे कहेगा कि जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, तो आप लोगों ने रटा है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आप कहेंगे कि जीवा द्वारा वृत्त में बना कोण क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, यही आपका जीवा है। और इसी जीवा द्वारा आप देख रहे हैं कि जो परिधि पर कोण बन रहा है वह हमारा समकोण ही बन रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है स्टूडेंट, है ना। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहीं पर लगे हाथों मैंने आपको एक और चीज़ें बताया था क्या, तो मैं उसको भी रिवाइज कर दूं। चलिए मैं अलग पेन का यूज़ कर लूं। आ जाइए, हट जा भाई, तू हट जा यार, क्यों बीच रास्ते में आ रहा है। तो आ जाइए, मैंने आपको यह भी बताया था यदि यह जीवा नहीं है, यह व्यास रहेगा, है ना। जब यह हमारा व्यास रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि व्यास द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बना कोण आपस में बराबर होता है। आप लोगों ने रटा होगा कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन आपको ऐसे भी दे देगा कि व्यास दो, यहाँ पर नहीं, ये हमारा, एक सेकेंड यार मैं गड़बड़ बता दिया है ना, इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लूँ, यह आपका जीवा नहीं है, यह आपका व्यास है यार, मैं गड़बड़ हो गया, आप लोग बताते भी नहीं हैं। तो चलिए, यह आपका हो गया क्या, तो यह आपका व्यास हो गया। यानी कि आपसे ऐसे बोलेगा व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है ना। यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमारा समकोण होता है। और यदि जीवा द्वारा पूछ ले तो आपको मैंने अभी बताया और आपको क्लियर भी हो गया कि जीवा द्वारा जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जो बनेगा वो सब आपस में बराबर होंगे, ये मुझे पता है ना। लेकिन यदि व्यास से पूछ लिया जाएगा तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होगा, लेकिन जीवा द्वारा, अब देखिए यहाँ पर आपका जीवा है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना कह दे कि एक ही वृत्तखंड में कोण, बोल देगा जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा। तो आपको याद रखना है, ये थ्योरी वाला है कि, लेकिन यहाँ पर आपसे थ्योरी से ही आपके क्वेश्चन भी पुटअप होगा। तो आपको याद रखना है जीवा द्वारा परिधि पर बना, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण एक ही तरफ के बराबर होते हैं, और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब आप कहेंगे कि साहब क्या ऊपर ऊपर वाला ही बराबर होगा क्या, तो ना ना ना, मैंने आपको बताया हुआ है नीचे वाला भी आपका बराबर ही होगा, है ना। यानी एक यदि हमारा 20 डिग्री है तो नीचे वाला सब 20 डिग्री होगा। यदि ऊपर वाला x डिग्री है तो ऊपर का सभी हमारा x डिग्री ही होगा स्टूडेंट, है ना। तो चलिए, आपको आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आज आपको जो पढ़ाया, जो आपको मैंने पढ़ाया उस पर एक दो क्वेश्चन आपको करा दें, है ना। तो चलिए, आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आ जाइए स्टूडेंट, अब देखिए मैंने आपको जितना पढ़ाया उसी के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसको सॉल्व करके देख रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कह रहा है कि किसी केंद्र O वाले वृत्त का व्यास BC है, यानी कि आपका जो कहा है उसको बनाइए। एक आपका वृत्त दिया है और वृत्त का व्यास BC है। व्यास क्या होता है, जो आपका केंद्र से होकर ना जाता है, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। जब आपको व्यास बोला है तो व्यास जो हमारा केंद्र से होकर जाएगा उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं, यानी कि आपका केंद्र है। और क्या दिया है BC, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा B, यहाँ पर लिखूँगा C। यह आपका BC है, आपका वृत्त का व्यास है। और कह रहा है कि कोई कोण AD BAC को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि आप देखेंगे
यहाँ पर आपका कोई एंगल BAC को, है ना, BAC को, यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक पेन का यूज़ करूँ, यानी कि यहाँ से एक ऐसे रेखा यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और यहाँ से एक ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। यह आपका हो जाएगा एंगल A, है ना। अब इसको क्या कर रहा है, AD भुजा इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। 2 बराबर भागों में बांटना यानी कि समद्विभाजित करना, यानी कि यहाँ से ऐसे रेखा आएगा, ऐसे ड्रॉ आएगा। यहाँ पर आपका केंद्र है, या तो आपका केंद्र है, इसको 2 बराबर भागों में यह रेखा बांट दिया। यह रेखा AD है, तो ऊपर वाला A है तो नीचे वाला हमारा हो जाएगा D। अब हमसे पूछ रहा है कि कोण BCD। अब देखिए BCD कहाँ पर है, पहले यह क्लियर होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि जो कोण बीच में रहता है वही कोण का मान हमसे पूछा जाता है, यानी कि कोण BCD ऐसे वाला एंगल आपसे पूछ रहा है ना, ए वाला एंगल, है ना स्टूडेंट। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको कुछ याद है या नहीं? आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया था। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप देख रहे हैं कि यह आपका केंद्र है और यह रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि यह अर्धवृत्त है। और देखिए अर्धवृत्त में बना कोण हमारा समकोण होता है, यानी कि इतना कोण, है ना, ए वाला कोण, यानी कि ए पूरा कोण हमारा समकोण होगा, यानी कि समकोण होने का मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आपको इतना पता चल गया। और ए रेखा यानी कि BC, अब BC आप देख रहे हैं 90 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब BC यदि 90 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो यह आपका 45 होगा और यह भी आपका 45 होगा। अब आपसे पूछा है क्या, तो आपसे BCD यानी कि यही वाला मान पूछ रहा है, यही वाला मान पूछ रहा है और यह मान आपका निकल कर आ चुका है 45। तो देख लीजिए 45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A के साथ ही जा रहा है और आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आपको कल का भी वीडियो और आज का वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसी तरह से थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको हमको सपोर्ट करना होगा। एक बार यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बीत जाए उसके बाद आपके मैथ में सभी चैप्टर का थ्योरी वीडियो इसी तरह से आपको बताया जाएगा। आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरह से समझाया भी जाएगा और याद करवाया भी जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको किताब वाला वैल्यू लाकर बता दिया और चला गया, ऐसा नहीं होगा। आपको समझाया कर याद करवाया जाएगा, यह हमारी जिम्मेवारी है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।